Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you are doing fine. I hope you are studying very hard. I hope कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल आपने सेट कर लिए हैं एंड अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल की कोई भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए बिकॉज़ हम यहाँ पर इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, क्वालिटी एजुकेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, बीएड, एमएड एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे ज़्यादा इस चैनल को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके क्लोज वंस हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए सो दैट कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली वीक नहीं हैं, फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं और जिनके ड्रीम्स हैं और जो अपने ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, सो ये आपका बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म है। सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर चैनल टू द मैक्सिमम पीपल। तो वेलकम है आपका फिर से हमारे आज के इस चैनल में, इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने लगी हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जी हाँ, आपको पता है कि मैंने आपके लिए जो सोशल साइंस के बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, उनके लिए मैं स्पेशल सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें जो है मैं आपका ज्योग्राफी पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। पिछले वीक में मैंने आपके लिए 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी जिसमें हम चैप्टर 1 इन्वायरमेंट और चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ, ये 2 चैप्टर्स हम फुल फ्लेज कर चुके हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो मैंने प्रीवियस से क्वेश्चंस है वो भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। तो आज इस वीडियो में, इस पूरे वीक में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। अब इन्वायरमेंट हम कर चुके हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हम कर चुके हैं, स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट हम कर चुके हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ हम कर चुके हैं, रॉक साइकिल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, जो पोर्शन है वो आता है हमारा अर्थ का चेंजिंग पार्ट। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके एसएसटी पोर्शन में से आपको इस चैप्टर में से ज़रूर मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर्स में भी इसमें से काफ़ी जो हैं, काफ़ी इन द सेंस कि 1, 2 और 3 मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से डेफिनेटली आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, आवर चेंजिंग अर्थ। ओके, सबसे पहले बच्चे आपको इतना पता है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज़ योर लैंड एरिया, जो आपकी अर्थ का जो लैंड एरिया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। ठीक है, कि आपको इतना पता होगा कि हमारे जो अर्थ है उसके इनसाइड कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उनकी मूवमेंट से जो है हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम वो सारे इफ़ेक्ट्स, वो सारी लेयर्स के बारे में, वो सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है और जिनका इफ़ेक्ट जो है हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए, लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है, को जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, ये क्यों होती है? ये मूवमेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ठीक है, सो आप ये जो प्लेट्स होती हैं कहीं ना कहीं ये अर्थ की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूली आप कह सकते हो कि
सम टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, कभी ना कभी ये जो है मूव करती हैं, स्लोली मूव करती हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स की मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ठीक है। मोल्टन मैग्मा आपको मैंने पहले भी बताया था, जो वोल्केनिक लावा होता है उसको हम मोल्टन मैग्मा कहते हैं। सो मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है। सो मोल्टन मैग्मा जो है वो आपका हमेशा क्या करता है? वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम जो है आपका रॉक साइकिल कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपने डिटेल में जाना है तो प्लीज़ रॉक साइकिल को फॉलो कीजिए मेरी प्रीवियस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉज है, इनका जो चेंजेस है ना, वो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखता है, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज दैम। अब ये जो मूवमेंट्स हैं अर्थ की, ठीक है, जो इनसाइड द अर्थ होती हैं, ये मूवमेंट जो है उनको हम दो फोर्सेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती हैं आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है जी। पहले हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस का। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बच्चे ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, या आप ये हो सकता है कि विच फोर्सेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और विच फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो होती हैं ऐसी फोर्सेस जो आपके अर्थ के इनसाइड होती हैं, ठीक है जी। इनसाइड, इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सो जो भी फोर्सेस अर्थ के अंदर काम करती हैं, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, इंटीरियर में जो होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। और इसकी ऑपोजिट क्या है? एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती हैं, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होती हैं, ठीक है। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल वाली फोर्सेस कौन सी होती हैं? एंडोजेनिक, ठीक है। जो अर्थ के इनसाइड काम करती हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, वो फोर्सेस होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, वो होती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है जी। ओके, इस पूरे फोर्सेस को हम समझते हैं। ये आपका एक पिक्टोरियल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अर्थ की मूवमेंट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। अर्थ की मूवमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एंडोजेनिक फोर्सेस और सेकंड है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंडर वाली। इसके आगे, इसके अंडर आ सकते हैं आपकी दो टाइप की फोर्सेस। एक है, देखिए इसमें आप क्या आ सकता है? आपके वोल्केनोज आ सकते हैं, ठीक है। वोल्केनोज जब वोल्केनोज ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका एपिसेंटर कहाँ होता है? उनका एपिसेंटर होता है आपके इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। सो जो आपकी वोल्केनिक जो लावा होता है, जो आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वोल्केनोज फटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन एग्जाम्पल जो आपने बहुत बार देखी होगी वो है अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक जब भी आता है बच्चे, वो हमेशा इनसाइड द अर्थ होता है, ठीक है। सडन मूवमेंट्स, सडन फोर्सेस के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। सडनली जो है हमारी अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है, उससे हमारी अर्थ जो है वो शेक होती है, ठीक है। और जब अर्थ शेक होती है तो हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो आपके अर्थ के ऊपर तो नहीं आता, अर्थ के सरफेस के ऊपर तो नहीं आता, वो अर्थ के इनसाइड होता है, ठीक है। सो जो अर्थक्वेक है वो भी आपका क्या है? एंडोजेनिक फोर्स है। मतलब अर्थक्वेक जब भी आता है उसका एपिसेंटर कहाँ होता है? इनसाइड द अर्थ,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लैंडस्लाइड्स। ठीक है, लैंडस्लाइड्स जितने भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, जब भी वो अक्कर होते हैं, वो हमेशा जो है अर्थ के इनसाइड से ही फोर्सेस जो हैं लैंडस्लाइड्स को अक्कर करती हैं। सो ये जो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, ठीक है, ये सब जो है हमेशा इनकी जो फोर्सेस होती हैं वो एंडो फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, बिकॉज इनका जो भी मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है इनसाइड द अर्थ। ठीक है जी। इसके अलावा बिल्डिंग माउंटेन्स जब बनती हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इनसाइड द अर्थ का फिनोमिना होता है। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी, बिल्डिंग माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, लैंडस्लाइड्स, ये जो है आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। मतलब ये जब भी हैपन होंगे वो हमेशा कब हैपन होंगे, जब आपके अर्थ के इनसाइड में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, प्लेट्स में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। ठीक है, आई होप आपको एंडोजेनिक फोर्सेस क्लियर है। उसके ऑपोजिट बात करते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जो फोर्सेस काम कर रही हैं, उनको हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे आपके इरोशनल एंड डिपोजिशनल, ठीक है, जो भी आपकी इरोशनल वर्क हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका डिपोजिशनल वर्क हो रहा है, वो इनसाइड द अर्थ नहीं होता, वो अर्थ के सरफेस पे होता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल रही है। रिवर्स जो है वो इनसाइड द अर्थ तो नहीं होती, ठीक है। रिवर्स कहाँ पे मूव होती हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो रिवर जो है वो किसके एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है एक्सोजेनिक फोर्स की। विंड, हवा, ठीक है, जो भी तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड चलती है, ये भी क्या है? ये भी आपका एक्सोजेनिक फोर्स है। ये भी सरफेस के, अर्थ के ऊपर जो है वो काम करती है। अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर ये विंड जो है वो चलती है। सी वेव्स, ठीक है, सी वेव्स मतलब ओशियानिक वेव्स जो होती हैं, वो भी आपकी जो है अर्थ के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। सो जो भी कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हैपन होता है, ठीक है, उन फोर्सेस, वो जो है किसके अंडर आता होगा? वो आता होगा एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर। और अगर कोई भी चीज़ हैपन हो रही है, ठीक है, जो कि अर्थ के इनसाइड हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है, तो इनसाइड अर्थ वाले जो भी हैं वो होगी आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। देखिए, जो हमने इस पिक्टोरियल में पढ़ा वही आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, स्लो मूवमेंट्स भी हो सकती हैं एंडोजेनिक में, ठीक है। सडन मूवमेंट्स में क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक बिल्कुल सडनली होता है, वोल्केनोस बिल्कुल सडनली होता है, और ये जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। एपिसेंटर होता है इनका इनसाइड द अर्थ, लेकिन डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी, ओके। वोल्केनो की एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। अ वोल्केनो इज़ अ वेंट मीन्स ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। अब जो आपका वोल्केनो होता है वो भी जब ओपन होता है तो उनका जो मोल्टन मटीरियल होता है वो जो है इरप्ट हो जाता है, और वो जो है जो भी होता है वो अर्थ के अंदर उसकी वो होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, और वो जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, ओके। बच्चे, ये एक बार वोल्केनो की जो डायग्राम है वो भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन डायग्राम है, ठीक है, आपको आती होगी, ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। बिल्कुल, बहुत मेन पॉइंट है। जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉज है, जो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो आपके अर्थ के ऊपर दिखता है, ठीक है। जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करेंगे इनसाइड द अर्थ, कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको फील होगा, अर्थ वाइब्रेट करेगी, हिलेगी अर्थ,
ठीक है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब वाइब्रेशंस जो है वो इतनी जो हैं आप कह सकते हो कि इतनी दूर तक भी जा सकती हैं, ठीक है, कि वो पूरी अर्थ को भी कवर कर सकती है। डिपेंड करता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो कितने लेवल तक मूव करी हैं। अगर तो वो कम लेवल तक मूव की हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम शो होगा, ठीक है। अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स ज़्यादा मूव करी है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा शो होगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। बिल्कुल, अर्थक्वेक आपको पता ही है कि जब अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है, जब अर्थ हिलती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। द प्लेस, अब यहाँ से समझिए अर्थक्वेक कैसे होता है। अब देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इट्स कॉल्ड फोकस। अब फोकस देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम अर्थक्वेक की आपको दिखाई दे रही है। फोकस क्या होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक हैपन हुआ है, जहाँ से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे जो है, जो सबसे नीचे पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट क्या है, वो है आपका फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है, जहाँ पे आपका अर्थक्वेक अकर हुआ है, जहाँ पे आपकी मूवमेंट हुई है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, उसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है, फोकस के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं मिडिल ऑफ दिस डायग्राम एपीसेंटर है। एपीसेंटर क्या होता है, जहाँ बिल्कुल वो एरिया जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, वो एपीसेंटर होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका एपीसेंटर होगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगी, आपके एपीसेंटर में होगी, क्योंकि फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है तो फोकस में मूवमेंट स्टार्ट होगी और उसकी वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, आपके एपीसेंटर में होती हैं। और सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन भी कहाँ होती है, एपीसेंटर में होती है, ठीक है जी। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स। अब देखिए यहाँ पे एपीसेंटर है, वहाँ से जो है वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। वेव जो है आप देख सकते हो, ये जो वाइट जो राउंड सर्कल लगाए हैं, दीज आर योर वेव्स, ठीक है। तो जो वेव्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके फोकस से हो रही हैं, ठीक है, ओके। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोज टू द एपीसेंटर। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है, एपीसेंटर में होती है, और जहाँ पे एपीसेंटर होता है वहाँ पे होती है, और एपीसेंटर के सबसे नियर जो एरिया है वहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जहाँ जहाँ पे आपका, और जो प्लेस आपका एपीसेंटर से दूर है, ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अर्थक्वेक का, ठीक है। सो योर अर्थक्वेक स्टार्ट्स विद द फोकस। फोकस इज़ व्हाट, फोकस इज़ जहाँ से आपका जो है प्लेट्स मूव हो रही हैं, जहाँ से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। द पोर्शन दैट इज़ स्ट्रेट अबव फ्रॉम द फोकस इज़ एपीसेंटर। एपीसेंटर इज़ व्हाट, जहाँ पे आपका जो है मेन अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है वो हम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है, एपीसेंटर में होता है, ठीक है। एपीसेंटर से जो है आपकी वेव्स निकलती हैं, ठीक है। वेव्स जहाँ जहाँ तक उसकी रेंज होगी अर्थक्वेक की, वहाँ तक आपकी वेव्स जाएंगी, ठीक है। और जो एरिया आपके एपीसेंटर के पास एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, और जो एरिया आपके एपीसेंटर से दूर है, अवे है, वहाँ पे इतना ज़्यादा अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं शो होगा, ठीक है। आई होप आपको अर्थक्वेक क्लियर है। इसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत बार पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में। डू यू नो, देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो वाला। देखिए, अब अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं। सबसे पहले है आपकी पी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स को हम और भी क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद होती हैं आपकी एस वेव्स। एस वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं। और उसके बाद होती हैं एल वेव्स। एल वेव्स को हम सरफेस वेव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लर्न करने का सबसे इजी मेथड ही यही है, PSL, ठीक है, PSL। सो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, PSL, ठीक है। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं,
एस वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं और एल वेव्स को हम सरफेस वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिटेन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमें इतना पता है कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि आज से 6 महीने के बाद इस तारीख को इतने बजे इतने सेकंड्स के बाद अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। हमें नहीं पता, आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स फोर्सेस कभी भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, हम वी कैन नॉट एस्टिमेट दैट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट येस हम इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, बट इम्पैक्ट को कम करना, ठीक है, मिनिमाइज़ करना, ये हमारे हाथ में हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हम अपने आप को अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। So some common earthquake prediction methods adopted locally by the people including studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। अब बहुत ही एशियन टाइम्स में, ठीक है, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। मतलब कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिससे वो उनको पता लग जाता होगा कि शायद अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। ठीक है, अब वो कौन से मेथड है, प्रिडिक्शन मेथड्स क्या है? देखिए, एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है कहीं ना कहीं एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फ़िश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, फ़िश जो है वो पॉन्ड्स में जो है एजिटेटेड हो जाती हैं। ठीक है, एंड स्नैक्स कम टू द सर्फेस, स्नैक्स जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे छुपे होते हैं वहाँ से निकल के अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि ओल्ड प्रिडिक्शन मेथड्स हैं जिससे हम कहीं ना कहीं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दीज आर नॉट साइंटिफिक मेथड्स। ओके, ठीक है, ये कुछ आपको बताए गए हैं कि कहाँ पे अर्थक्वेक हुआ। ठीक है, बहुत टाइम पहले 2001 में गुजरात के भुज में अर्थक्वेक आया था, बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक था, बहुत डैमेज हुआ। ठीक है, आप कह सकते हो कि मास डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, जाने भी बहुत सारी गई, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी डैमेज हुई। ठीक है, ये सब दिस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया है डू यू नो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू यू नो में देखिए क्या है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। नेम द मशीन बाय विच वी कैन मेजर द अर्थक्वेक। सो इसका आंसर क्या होगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ मशीन है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का वो किस से मेजर कर सकते हैं, वो किससे मेजर कर सकते हैं, रिचर्ड स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं। ये आपने सुना होगा, सिस्मोग्राफ भी आपने सुना होगा। रिचर्ड स्केल तो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, जब भी कोई ना कोई अर्थक्वेक आता है तो न्यूज़ में हमेशा वो रिचर्ड स्केल में उसके जो आप बोल सकते हो, ठीक है, वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्केल आज का जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड था 4.5 या 5.0। ठीक है, रिचर्ड स्केल इज़ अ कॉमन टर्म। ठीक है, सो आपने ये याद रखना है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर सकते हैं, सिस्मोग्राफ से, और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, उसकी स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द रिचर्ड स्केल। ठीक है, आगे देखिए, अगर अर्थक्वेक 2.0 है या उससे लेस है, ठीक है, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2.0 है या उससे लेस है, ठीक है, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 2.0 और 2.0 से जो कम का मैग्नीट्यूड हो अर्थक्वेक का वो हमें फील भी नहीं होता। ठीक है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होती। लेकिन अगर आपका अर्थक्वेक 5.0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अर्थक्वेक फील भी होगा और हल्की फुल्की आप कह सकते हो कि डैमेज भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.0 है या फिर 7.0 है तो ये एक आपके लिए खतरे की घंटी है,
ठीक है। अगर 6.0 है या अगर 7.0 है, 6.0 जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, 7.0 तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट और 7.0 जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, ठीक है। 2.0 और लेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फील भी नहीं होगा, इतनी डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी। 4 से लेके 5 के बीच में आ जाता है तो आपको फील होगा, हल्की फुल्की डिस्ट्रक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट अगर 6.0 है या 7.0 है तो यहाँ पे आपको मास डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे जो है हम अर्थक्वेक के जो इफ़ेक्ट हैं उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले शेल्टर कहाँ लेना है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो शेल्टर कहाँ लें। सेफ़ स्पॉट क्या होगा, किचन काउंटर के नीचे, ठीक है, टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे, या फिर आप कॉर्नर वाली जो साइड होती है वॉल में वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है आप कम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट कम नहीं कर सकते, मतलब उसका जो आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम, जब भी अर्थक्वेक आए तो आपको किन किन चीज़ों से दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस, कोई भी आग वाले प्लेसेस हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है। एरियाज़ अराउंड चिमनीज़ के आसपास का एरिया को दूर रहिए, विंडो से दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि मिरर्स वगैरह, पिक्चर फ्रेम्स वगैरह, विंडोज़ जो भी कांच है, ग्लास है, वो ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो हमें विंडोज़ और कोई भी मिरर्स, कोई भी ऐसे ग्लास हैं उसकी हमें उसके आसपास नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट कैन ब्रेक, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए हमें अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर होने के लिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है। और ये सोचिए कि हमने जो है अपने आप को कॉन्फिडेंटली इस डिज़ास्टर से बाहर लेके आना है, हमें फ़ाइट करना है इसके लिए कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया है आपका एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उनकी मूवमेंट्स के बारे में कि 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो आपके अर्थ के इनसाइड काम करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या आएगा, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएंगे आपके इरोशनल एंड डिपोजिशनल थिंग्स, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने डिटेल में पढ़ा वोल्केनो के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है, कि अर्थक्वेक जो है वो फोकस के ऊपर डिपेंड करता है। फोकस जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी प्लेट्स मूव करती हैं, जहाँ पे आपके सडन फोर्सेस होती हैं। एपिसेंटर में आपका जो है सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है, वेव्स निकलती हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी वेव्स जाएंगी वहाँ तक जो है अर्थक्वेक आप फील कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा there are 3 types of earthquake waves, PSL. P means longitudinal waves, S means transverse wave and L means surface waves, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा कि हम कैसे अर्थक्वेक को किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ओल्ड मेथड्स, एशियंट मेथड्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सी मशीन है, दैट इज सिस्मोग्राफ। फिर हमने पढ़ा रिचर्ड स्केल जो है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है उसको बताता है। फिर हमने पढ़ा 2.0 है या उससे कम है तो अर्थक्वेक का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 5.0 है या 5.0 से कम है तो कहीं ना कहीं आपको फील भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। 6.0 होगा या 7.0 होगा तो मैक्सिमम डैमेज होगा, मास डिस्ट्रक्शन होगी। और फिर एट द एंड हमने किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, सेफ स्पॉट में जाइए, स्टे अवे रहिए किसी चीज़ों से, और अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में करा एंडोजेनिक फोर्सेस, कल मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच हम सबको मोटिवेट करने के लिए। और कल से
एक और अनाउंसमेंट है, आपने देख भी लिया होगा, ऐश्वर्या मैम ने ऑलरेडी बताया है आपको कि कल से जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, चाहे वो स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजीसी नेट पेपर 2 है, हिंदी के लिए कल जो है हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मिसेस महक जो है आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रही हैं। सो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर कल हमारे साथ जुड़िएगा, बिकॉज आपके लिए हम 100% फ्री कोचिंग लेके आ रहे हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, डू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज आपकी मोटिवेशन ही हमारी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ भव्य रामपाल सेइंग गुड बाय।